Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday, our chapter number 9, financial management. Financial management chapter was in progress, and we were making the discussion about the trading on equity और कैपिटल लीवरेज. माइक बंद करिए बेटा, जिसका भी ऑन है माइक बंद करिए. हाँ जी, हम इसके ऊपर बातें कर रहे थे कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर था उसके अंदर हम बातें की थी. उसमें फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने ये डिस्कस किया था. और जो कल मैंने पॉइंट आपको दोबारा से करवाया था, उस पॉइंट के आगे एक पॉइंट जो रह गया था वो आज हम कंप्लीट करेंगे. तो कल मैंने जो डिस्कस किया था आपके साथ 1.0 था आपका, वो था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इस मैटर पे थोड़ा मैं डिस्कस कर लूँ, फिर इसके बाद मैं आपको आगे बातें करता हूँ. तो आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, the meaning of trading on equity was that we use more and more debts and use less and less equity shares, and by using the more and more debts we earn more profit, and that will give the more profit to the equity shareholders. That was called as a trading on equity. तो जिस प्रकार से हमने कल जो सोल्व किया था, 3 सिचुएशन थी कि इन फर्स्ट सिचुएशन वी हैव नॉट टेकन द लोन फ्रॉम द जनरल पब्लिक and we have own equity, and in that case we were earning only 98 paisa per share. EPS was only 98 paisa. And then in the next situation we have taken some loan and we have earned 1 rupees 5 paisa per share. And in the third situation we have taken a loan of 20 lakh, means more loans, and then the EPS earning per share was 1 rupees 15 paisa. तो ये आपके क्वेश्चन जो था कि when there is a boom in the market, means when there is in a good environment in the market, the earning capacity of the business is high and the rate of interest in the market is low. In that case, trading on equity is successful one. If the position is reverse, then what will happen? We will discuss today. If there is a recession in the market and the rate of interest on the debts is high in the market, and in that case we have taken the loan and we invested the same into the business, then how it affects to the business, ये बिजनेस को किस प्रकार से अफेक्ट करता है. तो मैं जो इसका एग्जांपल आपको आज दे रहा हूँ. तो प्रैक्टिकली आप देखिए, आपका यहाँ पर जो है ये करें कि आपका पेज नंबर 392 के लास्ट में आप देखो कि बट दिस स्टेटमेंट होल्ड द ट्रू ओनली द रेट ऑफ अर्निंग इज दैट इज कैपिटल रिटर्न. यानी आपका जो टेबल के नीचे आपका आ जाइए, इसमें अगर ऑन द ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेट्स, वी कैन सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस एग्जांपल. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100. तो ये आपके पास में हो गया 7 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, तो ये आपके 14% बनता है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जबकि 10% दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपकी ये सिचुएशन है कि there is a boom in the market and we are earning good, but we have to pay the less rate of interest on our debts. Then you can see in this example there is a rate of interest is 10% and we are earning 14%. It means we are earning 4% more. तो ये आपका जो है आपके लिए फायदेमंद है. यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज सक्सेसफुल हियर. और नीचे देखो, if the return on investment is less than the rate of interest, then equity shareholder lose by including more debts. कि if the situation is reverse, सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, तो आपका जो है ROI आपका कम है जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है, तो उन हालत में आपका क्या होगा. तो इस बारे में ये बात कर रहा है. तो ऐसा एग्जांपल जो हम सेम जो कल किया था वैसे हम एग्जांपल करते हैं. तो ये करके सिचुएशन 1 आपको पेज नंबर 393 के ऊपर देखो. तो टोटल कैपिटल आपके पास है जी 50 लाख. ठीक है, तो आपकी जो टोटल कैपिटल है वो देखिए वो 50 लाख है, जो कल वाली है सेम पोजीशन इसके अंदर है. तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इस एरिया की. तो आपके पास टोटल कैपिटल जो है सिचुएशन 1 में है, ये सिचुएशन 1 में
टोटल कैपिटल आपके पास में थी, टोटल कैपिटल आपके पास में 50 लाख है, ठीक है। और इक्विटी यानी शेयर्स हैं, यानी इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल आपके पास में 5 लाख शेयर्स हैं और वो 10 ईच है, यानी 50 लाख हो गया। कल वाला सेम क्वेश्चन है। डेट्स आपके पास में जी, यानी आपने जो लोन ले रखे वो नील हैं, यानी आपने सिचुएशन 1 में कोई लोन नहीं ले रखा, ठीक है। और रेट ऑफ टैक्स है, यानी इनकम टैक्स है, टैक्स रेट आपका वही आपका 30% है, ठीक है। और उसके बाद में अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट आपका जो है, प्रॉफिट है इस साल का वो 3 लाख है, जब कल वाले में आपका 7 लाख दे रखा था, तो यहाँ पर आपका 3 लाख है, ठीक है। और यहाँ पर जो ROI आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके वैसे बनता है 3 लाख अपॉन में 5 लाख, तो ये और इनटू 100, तो ये आपका बनेगा 6%, ठीक है। यहाँ पर 6 बनता है। सेकंड कंडीशन लीजिए आप, इसका सोल्यूशन नीचे करेंगे, बाद में जाकर कंक्लूजन निकालेंगे। सेकंड में करें, कैपिटल जो है वही आपकी 50 लाख है, टोटल कैपिटल आपके पास में है, टोटल कैपिटल 50 लाख है, इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर हैं वो आपके पास में दे रखे इसने 4 लाख, यानी आपके यहाँ पर हैं 4 लाख शेयर, सॉरी 4 लाख शेयर्स हैं और आपका 10 ईच है, कल वाली कंडीशन सेम है। और उसके बाद में करें कि आपके डेट्स हैं वो आपके पास में दे रखे हैं, वो 10 लाख रुपीज़ के हैं। और डेट्स के बाद में आपका रेट ऑफ टैक्स है, यानी टैक्स रेट है वो आपका 30% है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एट द रेट ऑफ 10% है लोन के ऊपर। और आपके पास में जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो 3 लाख है, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो आपका 3 लाख रुपीज़ दे रखा है। और यहाँ पर आपका जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास में दे रखा है 3 लाख अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में जो नंबर ऑफ कैपिटल जो आपके पास में दे रखी है वो 50 लाख, 50 लाख इंटू 100 आपने किया, तो ये आपका 6% ही बनता है, ठीक है। तो 6% बना। थर्ड कंडीशन में देखो, थर्ड कंडीशन में आपके पास में क्या पोजीशन है, सेम चीज़ें यही चल रही हैं। टोटल कैपिटल आपके पास में है, टोटल कैपिटल आपकी 50 लाख है और शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल इज दैट इज 30 लाख एंड 3 लाख शेयर्स ऑफ 110 ईच, ठीक है। और उसके बाद में डेट्स है 20 लाख के। अब क्या डेट्स हमारे यहाँ पर 10 लाख था, यहाँ पर डेट्स हमारा 20 लाख का हो गया, ठीक है। और टैक्स रेट वो आपके पास में सेम ही है, 30% है। और टैक्स रेट के बाद में इंटरेस्ट रेट वो आपका 10% है, इंटरेस्ट रेट वो आपका 10% है। और उसके बाद में आपका प्रॉफिट है वो 3 लाख है, प्रॉफिट आपके पास में वो 3 लाख है। और यहाँ पर आपका जो है ROI, ROI आपके पास में जो है वो 3 लाख अपॉन में 50 लाख इंटू 100, वही 6% आ रहा है। तो ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपका 6% ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि टोटल 6% आ रहा है बार 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 बार। आपको लगेगा कि इसमें कोई चीज़ थी नहीं, किसी को कुछ समझने वाली बात हो। यहाँ पर भी 6% है, यहाँ पर भी अगले में भी 6% है, अगले में भी 6% है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अर्निंग पर शेयर क्या है।
वी आर अर्निंग 6% एवरी टाइम। पिछले क्वेश्चन में वी आर अर्निंग 14%, 14% rate of interest on debts, that was 10%. So 4% we are earning more. Now the situation is reverse. The rate of interest is 10% and earning is 6%. It means we are losing 4%. तो यहाँ पर ROI जो है वो तो ठीक है, पर आपका EPS है वो आपका कम आएगा। तो पहली सिचुएशन में देखो प्रॉफिट आपके पास कितना था, EBIT बोल रहे हैं। तो पहली पोजीशन में EBIT वो आपका दे रखा है 3 लाख। अर्निंग पर शेयर आपके पास दे रखा जी 3 लाख। सेकंड सिचुएशन है, इसमें भी आपका EBIT जो है वो भी आपका 3 लाख ही है। थर्ड कंडीशन में भी EBIT वो भी आपका 3 लाख। तीनों कंडीशन में आपका जो EBIT कहें या प्रॉफिट कहें वो आपका 3 लाख है। इसके बाद में आपका जो है इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है क्योंकि डेट के ऊपर इंटरेस्ट है, तो लेस है इंटरेस्ट ऑन डेट्स। तो यहाँ पर तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं क्योंकि डेट ले ही नहीं रखा, कहीं पर डेट है ही नहीं, डेट नहीं लाभते, यहाँ पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पर आपके डेट हैं 10 लाख, 10 लाख में इंटरेस्ट है 10%, तो लेस में इंटरेस्ट, ठीक है, वो आपका 1 लाख हो गया। यहाँ का इंटरेस्ट है 1 लाख हो गया। अगली कंडीशन में देखो, यहाँ पर आपका जो डेट है वो 20 लाख है, तो इसमें लेस इंटरेस्ट वो आपका 2 लाख हो गया, ठीक है, ये आपका 2 लाख बन गया जी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में हमने यही किया है कि हमने जो यहाँ पर जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो हमने घटा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में आप आ जाओ जी लेस में, ये हम इसको बोल रहे हैं कि ये आपके पास जो अमाउंट है, यहाँ पर हम इस अमाउंट को बोल सकते हैं, ये आपका अमाउंट आ गया जी 3 लाख, ये आपका अमाउंट 3 लाख, ये आपका अमाउंट आ गया जी 2 लाख, और ये आपका अमाउंट आ गया जी 1 लाख, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं EBT, हम इसको यूं कहें, पूरी लाइन ही लगा दो, ये होगा EBT या अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी अब इसमें टैक्स बेस कर दें तो ये EBT हो गया जी सभी का, ठीक है। अब ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, ठीक है। अब इसमें करते हैं लेस टैक्स, लेस टैक्स, टैक्स तो 30% ही था, ठीक है, इसके ऊपर 30% हो गया जी 90,000। इसके ऊपर जो है ये आपका अर्निंग जो अपनी थी 2 लाख, तो लेस टैक्स वो आपका 2 लाख पे 30% 60,000, और यहाँ पर आपका लेस टैक्स ये आपके यहाँ से बना जी आपका है इसके ऊपर 30% 30,000। तो यहाँ पर आपका टैक्स बना 90, यहाँ बना 60, वहाँ बना आपका 30, ठीक है। इसके बाद में क्या बचा, अर्निंग आफ्टर टैक्स, आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बचा, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसका तो बचा जी 2,10,000, 2,10,000। इसका बचा जी 1,40,000, इसका बचा जी 70,000, ये बचा। अब इसके बाद में हम निकाले जी EPS अर्निंग पर शेयर निकाले, तो यहाँ पर आपका EPS है अर्निंग पर शेयर, आपके से 2,10,000 को आप शेयर है 5 लाख, इनको भाग कर दो तो अर्निंग पर शेयर आपका आएगा 0.42 पैसा। आपने 2,10,000 को 5 लाख शेयर से भाग दोगे तो आपके पास जाएगा 42 पैसा। सेकंड में जो है ये 1,40,000 को आप डिवाइड करोगे 4 लाख से, तो ये आपके पास में जाएगा 35 पैसा, ठीक है। और अगले के अंदर जो है आप इसको 70,000 को जो है 3 लाख से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.23 पैसा, यानी 23 पैसे आपके पास में आ गए, ठीक है। अब हम देखें इसमें तो आपका यहाँ पर क्या फर्क पड़ा कि यहाँ पर आप अच्छा कमा रहे हैं 42 पैसा, कोई लोन नहीं है,
इक्विटी शेयर के ऊपर ही है। यहाँ पर आपका कुछ लोन है, इससे कुछ कंपेरेटिवली डाउन हो गया। यहाँ आपका ज़्यादा लोन है तो कंपेरेटिवली आपका प्रॉफिट और ज़्यादा लोअर हो गया। ठीक है, इसका अर्निंग पर शेयर जो है, ये सिचुएशन ये है कि व्हेन देयर इज ए रिसेशन इन द मार्केट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट्स इज हाई, in that case earning per share will decrease. And in the previous situation the market was in boom and the interest on debts was low and therefore we were earning good by the help of the loans. But in this situation we are earning less with the help of the loans or with the debts. ठीक है जी, ये पॉइंट था। किसी को कुछ पूछना इसके बारे में? Anybody have any type of the problem regarding this explanation? हाँ जी, तमन्ना कुछ पूछना है? तमन्ना शौकन, पता नहीं है कि नहीं क्लास में। हाँ जी विशाखा, कुछ पूछना आपको? ओके, हाँ जी, किसी और बच्चे को पूछना इसके बारे में कुछ भी? ये दो कंडीशन थी कि आपका पहले ये था कि इफ यू आर टेकिंग द लोन मार्केट इन बूम एंड इफ यू आर टेकिंग द लोन मार्केट इन रिसेशन, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, ये हमने इस पे किया था। अब हम इसका नेक्स्ट हम आगे करते हैं। जो कल कुछ पॉइंट रह गए थे तो मैं वही सारे के सारे पॉइंट जो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि जो ये आपके पॉइंट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ जी, कम ऑन द फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो आपके फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हैं ये हमने कल शुरू किया था और इसे कुछ पॉइंट हम कर भी चुके थे। तो फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये था आपके ऑप्शन फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो पहला कैश फ्लो पोजीशन, फर्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। First is that is cash flow position. If the cash flow position of the company is very good, in that case you can take the loan from the market, because on the debts or on the loan, company have to pay the interest on a fixed rate of interest on a fixed particular time. If the cash flow position of the company is not good, in that case we can't in position to take the loan from the market. क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करना तो वहाँ पर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे टाइम पे, और अगर कैश की शॉर्टेज है तो फिर वो लोग आपको दिक्कत खड़ी कर सकती है। सेकंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। Interest coverage ratio. Interest coverage ratio means how much amount you take from the market and how much you earn. If you take the loan from the market at the rate of 10%, if you earn more than 10%, then it will be beneficial for you. And if you are earning less than the rate of interest, then it will be against your principles. तो वो जो है आपके सिद्धांत में गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट आप नहीं कमा पाएंगे। तो इसमें जो IBT है, EBIT है, अपॉन में इंटरेस्ट आप करके देखते हैं तो जितना ICR रेशियो आपका ज़्यादा आएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है DSCR,
नेक्स्ट इज DSCR। तो ये आपका जो है फुल फॉर्म मैं इसका बताता हूँ। DSCR का मतलब है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो इसमें आपके डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और नॉन एक्सपेंस भी जोड़ लेते हैं और उसको जब आप डिवाइड कर लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन से, ये आपके अकाउंट्स में आएगा, तब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। फोर्थ इज R रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ROI हम इसको बोल रहे हैं। तो आपका जो ROI है वो कितना है? इफ यू आर अर्निंग ए गुड मीन्स इफ द ROI इज बेटर, in that case you can take the loan. If the ROI is not good then you should avoid it. जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, the ROI 6% in all the three cases and due to this the EPS was decreasing. ROI ठीक था आपका और EPS आपका डिक्रीज हो रहा था। तो अगर आपके ROI बढ़िया है तो फिर EPS बढ़ेगा, और ROI घटिया है तो EPS आपका घटेगा। कॉस्ट ऑफ डेट्स, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट्स। जो आपकी लोन की जो है वो कॉस्ट कितनी है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर है कि इफ फर्म कैन अरेंज द बोरोड फंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल प्रेफर मोर डेट एज द कम्पेयर टू इक्विटी। कि आपका अगर अरेंज कर सकते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इफ यू गेट द डेट्स एट द लोअर रेट द कॉस्ट विल बी लो, तो आप वहाँ पर इसको अरेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट इज टैक्स रेट। Tax rate. Tax rate means here is the tax rate belong to the income tax. Means how much income tax is paid to government by the companies. Means what is the tax policy of the government. If the tax policy on dividend of the government is high, means the government is charging high rate of interest, high rate of tax from the on dividend, then it is not possible to take the more equities। और अगर आपका कम है रेट तो आप इक्विटीज इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट, सॉरी ये तो 7th था आपके पास में। हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। Cost of equity means what is the cost of equity? Cost of equity means what how much expense on raising the equity. Another factor which helps in deciding the capital structure is cost of equity. Owners or equity shareholder expect a return on their investment. Earning per share. As far as debt is increasing, earning per share then can be included in the capital structure. But when EPS start decreasing, कि अगर आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो घट रहा है और आपका तो घट रहा है, तो इसमें जो है आपकी इक्विटी जो उस कॉस्ट पे हुआ कि इक्विटी को घर से देना पड़ रहा है। तो कहते हैं कि जब EPS डाउन हो रहा है तो आपको डेट्स नहीं लेने चाहिए, और अगर EPS से बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट। 8th इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कि जो आपकी हम कहें कि टेम्परेरी कॉस्ट, हम एक प्रकार से कहें उसको हम बोलते हैं कि वो कितनी आपकी, कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। दीज कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अंडरराइटिंग, स्टैट्यूटरी फीस एक्सेट्रा। Issue of share debentures requires more formalities as well as a more flotation cost, where there is a less cost involved in the raising the capital by loan or advances। तो यहाँ पे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी एक तो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट यू टू पे, दैट इज फिक्स कॉस्ट। और फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स different type of expenses in issuing the securities that are called as flotation cost. If the flotation costs are high, then it is in the against of the कंपनी। और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी कम है तो वो आपके लिए फेवरेबल है। तो आपका जो लोन है देयर इज ए वेरी लेस फ्लोटेशन कॉस्ट, वाइल इन इक्विटीज देयर इज ए हाई फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है जी।
Next, risk consideration. Next is risk consideration. रिस्क कंसिडरेशन में से रिस्क कंसिडरेशन का मतलब हुआ कि फाइनेंशियल रिस्क is to position when the company is unable to meet the fixed financial charges such as interest, preference dividend, payment of creditors, etc. अगर आपकी फर्म जो है ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकती क्योंकि आपके अगर लोन की पेमेंट नहीं हुई तो लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हुई तो क्या होगा कि उस समय आपके जो शेयर होल्डर्स जो आपके लोन होल्डर्स हैं वो कंपनी के ऊपर केस डाल सकते हैं और कंपनी के लिए ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो रिस्क कंसिडरेशन कितना है? फ्लेक्सिबिलिटी, 10th इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इफ़ यू वांट टू सिंक्रोनाइज, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द कैपिटल एंड यू डू, if you will issue the equity shares, then it is impossible to reduce the capital structure of the company. And if you have taken the loan, and you can reduce the capital of the company, तो वहाँ पर आप जो कंपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि आपको जो अमाउंट कितने समय के लिए चाहिए। इफ़ यू रिक्वायर द अमाउंट फॉर ए फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, देन यू कैन टेक द लोन, and if you require the amount for permanent position, then you can issue the equity shares. Next is control. Control. If you want to take the control in your hands, then you should issue the equity shares. No, sorry, then you should take the loan. आपने उस समय लोन लेना चाहिए कि अगर आप सोचते हैं कि आपके जो प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं दे डू नॉट वांट टू लूज द कंट्रोल। अगर नए इक्विटी इश्यू करेंगे तो नेचुरली दूसरे लोग भी आएंगे, दे विल कंटेस्ट द इलेक्शन इन द जनरल मीटिंग एंड दे कैन टेक द कंट्रोल ऑन द कंपनी। तो कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपके शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल वही रहे तो उस समय आप जो है डेट्स इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल की कोई दिक्कत नहीं समझते तो यू कैन इश्यू द इक्विटीज। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, regulatory framework. What is the regulatory framework prevailing in the stock market? Means issue of shares and debenture have to be done within the SEBI guidelines and taking the loans. आपकी जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो आपकी पूरी की पूरी जो स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करती है कि आपका जो और उसके रूल भी जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। मीन्स व्हाट आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन द प्रेजेंट टाइम। If the regulatory framework are not within your reach, then you can't issue the equity or the debts. अगर ये कहे कंपनी सेबी ये कहे कि आप इतने करोड़ रुपए से फालतू की इक्विटीज इश्यू नहीं कर सकते तो आप चाह करके भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। और अगर ये कहते कि आप इससे ज़्यादा लोन नहीं ले सकते तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? स्टॉक मार्केट कंडीशन, 13th is स्टॉक मार्केट कंडीशन। Stock market condition. What is the condition of the stock market? If there is a boom period, then you can issue the shares and the share can be sell out easily in the market. If there is a recession in the market, in that condition, it is impossible to sell the shares successfully. But in the reverse, there is a reverse impact. If there is a boom in the market, then everybody want to purchase the equity shares. You can't avail the loans. And if there is a depression in the market, in that case, you can take loan easily because everybody likes to a fixed income, but nobody wants to purchase the equity shares. तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन आपकी किस प्रकार से है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, लास्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर।
कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। अदर कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है? मीन्स you have to follow that capital structure, because the most of the people, if adopting any structure, it means that model is more successful. And if you are not if you are adopting another one structure, naturally that will be harmful for you. क्योंकि सभी को पता है कि जो सभी लोग कर रहे हैं वो आप लोग करेंगे तो वो सभी लोग इसलिए करेंगे वो सक्सेसफुल है। तो आपका जो आप भी वैसे करें कि समटाइम्स some companies frame their capital structure according to the industrial norms, but proper care must be taken, as blindly as following the industrial norms may lead to the financial risk. If the firm cannot afford the high risk, it should not raise the more debts only because other firms are rising. ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान करना है कि किस प्रकार के फ्रेमवर्क में आपके किस प्रकार के ट्रेंड पहले से चल रहा है। ठीक है जी, आज के हमारे पॉइंट इतने ही हैं। कल हम ये शायद टॉपिक अगला टॉपिक करेंगे, परसों शायद चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। ठीक है जी, तो कोई अगर आप चीज पूछना चाह रहे हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू आर इनवाइटेड। नहीं ऐसा कुछ भी? ठीक है जी, फिर हम